हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टडी टू इंडिया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईसी 38 एग्जामिनेशन के बारे में। एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। यहाँ पर 102 क्वेश्चन हैं, आपको पूरा वीडियो देखना है और रिवीजन करना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यकीन मानिए, आप पक्का इस एग्जाम में पास होने ही वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है इस एग्जाम के लिए 10वीं पास आप होने चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप ये एग्जाम देकर एलआईसी एजेंट बन सकते हैं। जैसे ही आप एग्जाम देने जाएंगे और आपका एग्जाम पूरा होते ही आपको इस प्रकार से आपका पास और फेल का सर्टिफिकेट देखने को मिल जाता है। पासिंग मार्क्स की बात करें तो आप 17 अंक पर हो जाते हैं। 17 अंक आपको लाने होते हैं। टोटल 50 मार्क्स का यह पेपर होता है और 35% आपको लाने होते हैं। 17 नंबर पर आप पास हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए, यहां पर मेरे 33 नंबर है। आपके 32 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं और 40 भी हो सकते हैं। यहां पर 17 नंबर मिनिमम आपको लाने होते हैं, फिर आप पास हो जाते हैं। दोस्तों, आगे की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए। सपोर्ट आप कर सकते हैं केवल एक क्लिक से। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को बनाने में मुझे पूरे 10 दिन लगे हैं और बहुत ही मेहनत से इस वीडियो को बनाया हूं। यहाँ पर हर चीज मैंने एक एक चीज यहाँ पर लिखी हुई है और पूरा पूरा का पूरा एनिमेशन से पावर पॉइंट से समझाया है। आगे की वीडियो आप देख सकते हैं तो आप केवल एक क्लिक कर लीजिए, 1 सेकंड नहीं लगेगा। केवल हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो हमें दिल से बहुत खुशी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की वीडियो। दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो है, भारत में बीमा उद्योग का नियामक या रेगुलेटर कौन है? तो दोस्तों, यहां पर आपको 4 विकल्प मिल जाते हैं, जिसका जो सही विकल्प है वो है भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, IRDA। यह जो संस्था है वह भारत में बीमा उद्योग को रेगुलेट करती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जोखिम ट्रांसफर से संबंधित है? तो यहां पर भी आपको 4 विकल्प मिलते हैं। यहां पर भी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बीमा। देखिए, जो बीमा है वो जोखिम ट्रांसफर करती है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई दुकान है और उसमें आग लग जाती है और आपने बीमा कराया हुआ है, तो जोखिम जो है वह बीमा कंपनी को ट्रांसफर हो जाता है और आपको पैसे मिल जाते हैं। सारा का सारा जोखिम बीमा कंपनी उठाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा नहीं बल्कि बीमाकर्ता द्वारा प्रायोजित है? तो यहां पर देखिए, जो जन आरोग्य बीमा है वो बीमाकर्ता द्वारा प्रायोजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोखिम पुलिंग के जरिए किए जाने वाले जोखिम ट्रांसफर को कहते हैं? जोखिम ट्रांसफर यहां पर हो रहा है यानी बीमा से संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जोखिम को घटाने के अवसरों को कम करने संबंधी उपाय को डैश कहते हैं? यहां पर देखिए, जो हानि रोकथाम, यहां पर देखिए बी बिल्कुल सही जवाब है। जोखिम को घटाने के अवसरों को कम करने संबंधी उपाय को हानि रोकथाम कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बीमाकर्ता को जोखिम ट्रांसफर करने पर यह संभव हो जाता है। संभव क्या हो जाता है? आप शांतिपूर्वक अपने कारोबार और अधिक प्रभाव भी बनाने की योजना कर सकते हैं। अगर आपने बीमा कराया हुआ है, आप निश्चित हो जाते हैं कि हमने बीमा कराया हुआ है, चोरी हो जाए तो हमारा जो पैसा है वो बीमा कंपनी देगी। ठीक है, तो यहां पर डी विकल्प बिल्कुल सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आता है, आधुनिक बीमा कारोबार की शुरुआत कब हुई थी? तो लाइट्स में आधुनिक बीमा कारोबार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, यहां पर भी विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बीमा के संदर्भ में जोखिम को अपने पास रखने की प्रस्तुति की ओर संकेत करता है, जहां यहां पर डी विकल्प बिल्कुल सही है। आप जोखिम ले रहे हैं, आप बीमा नहीं कर रहे हैं और स्वयं ही जोखिम का निर्णय ले रहे हैं, तो डी बिल्कुल सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, उस प्रदर्शन की पहचान करें जहां पर बीमा की जरूरत पर एक बहस की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप रोड पर कोई भी वाहन चलते हैं तो उसका बीमा बिल्कुल अनिवार्य है।
मोटर वाहन जो होते हैं उनका तृतीय पक्ष के दायित्व के लिए मोटर बीमा यहाँ पर अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखिए सी विकल्प बिल्कुल सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में डैश बीमा अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखिए ए बिल्कुल सही है। मोटर तृतीय पक्ष दायित्व भारत में बीमा अनिवार्य है। मोटर के लिए बीमा बिल्कुल अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखिए ए विकल्प बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बीमाकर्ता जोखिम स्वीकरण से पूर्व संपत्ति के सर्वेक्षण एवं परीक्षण की व्यवस्था क्यों करते हैं दोस्तों? मान लीजिए आप किसी दुकान का बीमा करने जा रहे हैं, तो आपको नहीं पता है कि उसकी जो दुकान है उसमें कितनी संपत्ति है। जैसे मान लीजिए दुर्घटना हो जाए, आग लग जाए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें कितना माल है, यह संपत्ति है? तो उसका बीमा करने से पूर्व आपको मूल्यांकन करना जरूरी होता है। तो यहां पर देखिए ए विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष जीवन बीमा अनुबंध करने योग्य नहीं है? तो यहां पर देखिए विकल्प हैं। बी नाबालिग बिल्कुल सही है क्योंकि नाबालिग का जीवन बीमा उसके नाम से नहीं हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य की सिक्योरिटी में नाबालिग का बीमा किया जाता है। यहां पर बी विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है अपनी बीमा पॉलिसी के संबंध में शिकायत रखने वाला एक ग्राहक डैश के माध्यम से आईआरडीए से संपर्क कर सकता है। तो इसका जो उत्तर है वो ये बिल्कुल सही है। आईजीएमएस के माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आईजीएमएस को विस्तृत करें, यानी इसकी फुल फॉर्म बताएं। इसकी फुल फॉर्म जो है वो है यहां पर देखिए बी बिल्कुल सही है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आईजीएमएस कहलाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार किस एक उपभोक्ता के रूप में परिकृत नहीं किया जा सकता? तो यहां पर आप देख सकते हैं बी विकल्प बिल्कुल सही है। वह व्यक्ति जो पुण्य विक्रय के प्रयोजन से लिए गए सामानों को खरीदता है। ठीक है, यहां पर आपको क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन ये है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यानी आप उपभोक्ता फोरम में आप जाते हैं और कहते हैं कि ये जो वस्तु है बिल्कुल खराब निकली, तो आपका जो मुकदमा है वो दायर नहीं होगा, क्योंकि आपने जो वस्तु है वो पुण्य विक्रय के लिए ली है, यानी सेल करने के लिए ली है। तो आप उसका मुकदमा नहीं कर सकते कंज्यूमर फोरम में। तो यहां पर आप देख सकते हैं बी विकल्प जो है बिल्कुल सही है। जो खरीद कर उसे व्यक्ति उसे वास्तु का उपयोग करता है और उसमें फॉल्ट आ जाता है, कंपनी के द्वारा जो दावे किया गए हैं उस पर खरा नहीं उतरता है वह प्रोडक्ट, तो आप कंज्यूमर फोरम में उसकी शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, तो बी विकल्प बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है उपभोक्ता फोरम किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यहां पर देखिए उपभोक्ता फोरम संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत नियंत्रित किया जाता है। तो यहां पर सी विकल्प बिल्कुल सही है और इसे आपको याद कर लेना है, यह जरूर आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टेस्ट का अधिकार क्षेत्र उन मामलों से है जहां वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य क्षतिपूर्ति का दावा 20 लाख तक का है। तो यहां पर देखिए बहुत सारे यहां पर आयोग हैं। तो यहां पर बी जो विकल्प है बिल्कुल सही है, 20 लाख तक की। अगर आपको किसी प्रकार की वास्तु है और उससे आप क्षतिपूर्ति के लिए दवा करते हैं, तो आपको जिला फोरम में इसकी शिकायत करनी होती है। 20 लाख तक का अगर किसी प्रकार की क्षति हुई है आपके लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी उपभोक्ता शिकायत निवारण एजेंसी 20 लाख से 100 लाख रुपए तक के उपभोक्ता विवादों पर ध्यान देगी? तो यहां पर देखिए राज्य आयोग जो है वो 20 लाख से 100 लाख तक के उपभोक्ता विवादों पर ध्यान देती है। तो यहां पर बी विकल्प बिल्कुल सही है। 20 लाख से 100 लाख तक के विवादों के लिए आपको राज्य आयोग जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इनमें से कौन सा कथन बीमा लोकपाल के क्षेत्राधिकार के संबंध में सही है? तो यहां पर देखिए डी विकल्प बिल्कुल सही है। बीमा लोकपाल केवल निर्दिष्ट क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर कम सकता है। जो बीमा की पॉलिसियां होती हैं तो उन्हीं के अंतर्गत बीमा लोकपाल कम करता है। जो नियम और शर्तें होती हैं उनके अंदर कम करता है। क्षेत्रीय पर आप देख सकते हैं क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत, यानी जो पॉलिसी में दावे किया गए हैं उसी के अंतर्गत। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बीमा लोकपाल के पास शिकायत कैसे किया जा? दोस्तों आप कहीं भी शिकायत करने जाते हैं, चाहे आप पुलिस स्टेशन जाएं या कहीं भी जाएं, आपको लिखित में शिकायत करनी होती है, न कि फोन के माध्यम से
या आमने सामने मौखिक रूप से या अखबार के माध्यम से आप शिकायत नहीं कर सकते। आपको जो शिकायत करनी है वो लिखित रूप में ही करनी होती है। ठीक है? तो यहां पर देखिए ए जो विकल्प है बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक बीमा लोकपाल से संपर्क करने की। समय सीमा क्या होती है? देखिए आपने कोई बीमा कराया है और कंपनी क्लेम नहीं दे रही है, तो इसकी शिकायत आपको करनी होती है और वह आपको 1 वर्ष के अंदर करनी होती है। यानी बीमा कंपनी ने आपका बीमा अस्वीकार कर दिया है, उसके 1 वर्ष के अंदर आपको बीमा लोकपाल में शिकायत करनी होती है। ठीक है? तो यहां पर देखिए सी विकल्प बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ये, इनमें से कौन सी लोकपाल के पास शिकायत करने के लिए पूर्व आवश्यकता नहीं है? तो यहां पर आप देख सकते हैं सी विकल्प बिल्कुल सही है। शिकायतकर्ता को लोकपाल से पहले उपभोक्ता फोरम से संपर्क करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका क्लेम कोई रिजेक्ट हो जाता है, तो सबसे पहले आपको उपभोक्ता फोरम में जाना होता है। उपभोक्ता फोरम क्या होता है? कंज्यूमर फोरम, जो आप जानते हैं, वहां पर आपको जाना होता है। फिर इसके बाद वहां पर आपका निपटारा नहीं होता है, तब आप लोकपाल में जा सकते हैं। ठीक है? लोकपाल में शिकायत कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, क्या लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करवाने के लिए कोई फीस या शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होती है? दोस्तों, कोई भी फीस आपको नहीं देनी होती है। यहां पर बी विकल्प बिल्कुल सही है। कोई भी शुल्क आपको नहीं देना होता है। ये बात ध्यान रखिए, कोई भी शुल्क आपको नहीं देना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, क्या निजी बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। निजी बीमा हो, कंपनी हो या सरकारी बीमा हो, कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, उसके खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं। ओके। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, भारत में कितने बीमा लोकपाल के कार्यालय हैं? तो यहां पर देखिए 17 लोकपाल कार्यालय हैं। और यह जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें से कौन सी बीमा पॉलिसी से संबंधित शिकायत दर्ज करवाने के संबंध में ग्राहक के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प होगा? तो सबसे पहले आप जानते ही हैं, आपको बीमा से संबंधित पॉलिसी से संबंधित कोई भी शिकायत अगर करनी है, तो आपको बीमा लोकपाल में जाना होगा। यानी सी विकल्प बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बीमा धारक और बीमाकर्ता के आपसी समझौते द्वारा मध्यस्थ और परामर्शदाता के रूप में संदर्भ शर्तों के भीतर कार्य कर सकता है। तो यहां पर देखिए, बीमा लोकपाल जो है वो बीमा धारक और बीमाकर्ता के आपसी समझौते द्वारा मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकता है। वह बीमा लोकपाल ही कार्य कर सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है निम्नलिखित विकल्प वेद उपभोक्ता शिकायत के लिए आधार नहीं बन सकता। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है। पहले आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पर कोई प्रोडक्ट लेने गए। ठीक है? आपको लगता है वह बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और उस दुकानदार ने आपसे कहा कि भाई ये प्रोडक्ट नहीं लो, इससे भी अच्छा हम एक प्रोडक्ट दिखा देते हैं। ठीक है? तो उस परिस्थिति में उपभोक्ता शिकायत का आधार बन जाता है। लेकिन अगर जो दुकानदार है वह कहता है कि आपको जो लेना है वो लीजिए, हम अपनी तरफ से सजेस्ट नहीं करते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है, तो शिकायत का आधार नहीं बनता है। तो यहां पर देखिए, जो भी विकल्प है बिल्कुल सही है। ग्राहक को अपनी श्रेणी में सबसे अच्छे उत्पादों की सलाह नहीं देने वाला दुकानदार उपभोक्ता शिकायत के लिए आधार नहीं बन सकता है, क्योंकि उसने तो आपने जो मांगा वही दिया है, लेकिन अपनी तरफ से उसने कोई भी प्रोडक्ट की सलाह नहीं दी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जीवन बीमा के संदर्भ में बीमा योग हेतु कब विद्वान होना जरूरी है? तो यहां पर देखिए, बीमा करते समय बीमा योग हेतु विद्वान होना जरूरी है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले यह भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको बीमा की जरूरत नहीं है। ठीक है? देखिए, जब भी कोई बीमा करता है तो उसमें बीमा हित होता ही होता है। ठीक है? बहुत सारे हित होते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे की शादी हो जाएगी, बड़े होकर जो लड़की उसकी शादी करनी है, तो इसलिए बीमा लेता है तो बीमा है। तो इसमें हो गया, किसी गाड़ी का इंश्योरेंस अगर करते हैं तो मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें एक्सीडेंट क्लेम जो है वो बीमा हित है। किसी भी प्रकार से ले लीजिए, उसमें बीमा हित होता ही होता है। तो बीमा करते समय बीमा योग हेतु होना जरूरी है। तो इसका जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बीमा योग हित के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, यहां पर देखिए, अपने पुत्र के लिए पिता द्वारा बीमा पॉलिसी लेना, पति पत्नी द्वारा दूसरे के लिए बीमा लेना, मित्रों द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा लेना, नियुक्ति द्वारा कर्मचारी के लिए बीमा लेना है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर समझिए, यहां पर एक पिता पुत्र के लिए बीमा ले सकता है, पुत्र पिता के लिए बीमा ले सकता है, एक पत्नी पति के लिए बीमा ले सकती है और पति पत्नी के लिए, लेकिन मित्र दूसरे मित्र के लिए बीमा नहीं ले सकता है। आपका ब्लड रिलेशन होना जरूरी है। और दूसरा, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको पता है कर्मचारी का भी बीमा होता है, तो मित्र एक दूसरे का बीमा नहीं ले सकते हैं। यहां पर सी विकल्प बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रमेश द्वारा बीमित नहीं किया जा सकता। तो आप जानते ही हैं, रमेश अपने घर का बीमा कर सकता है, पत्नी का बीमा कर सकता है, अपनी माता पिता का बीमा कर सकता है, लेकिन मित्र का बीमा नहीं कर सकता है। तो यहां पर देखिए सी विकल्प बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है गलत बयान से संबंधित होता है, जो बिना किसी धोखाधड़ी के इरादे से किया गए हैं। तो गलत बयानी गलत बयान से संबंधित होता है, तो यहां पर ए विकल्प बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है एचएलवी धारणा किसने आविष्कार की थी। तो यहां पर देखिए प्रोफेसर ह्यूबर, सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रोफेसर ह्यूबर ने एचएलवी की धारणा का आविष्कार किया था। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक क्वेश्चन आ गया जोड़ने घटाना का। गणित का क्वेश्चन है, श्री राजन प्रतिवर्ष 1,20,000 कमाते हैं और स्वयं 24,000 खर्च कर देते हैं। उनकी असामयिक मृत्यु हो जाने पर परिवार को प्रतिवर्ष 96,000 की शुद्ध कमाई की हानि होगी। मान लीजिए कि ब्याज दर यहां पर 8% है, तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू ज्ञात करें। तो यहां पर देखिए ह्यूमन लाइफ वैल्यू जो है वो 12 लाख है। 8% से अगर आप ब्याज मान लेते हैं तो यहां पर 12 लाख इनका ह्यूमन वैल्यू होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, यहां पर निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक विधि है जो किसी व्यक्ति को कितने बीमा की आवश्यकता है यह निर्णय लेने में मदद करती है। यहां पर देखिए, आप देख सकते हैं, यहां पर मानव आर्थिक मूल्य, जीवन में आदि प्रस्ताव, मानव जीवन का मूल और भावी जीवन। अगर मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, कोई कबाड़ा बीनने वाला व्यक्ति है जो कबाड़ बीनता है, अब उसका जीवन क्या है, वो तो अपनी जिंदगी से वैसे ही परेशान है, तो उसका जो जीवन मूल्य है बहुत ही कम है। मान लीजिए अदानी अंबानी है, उनका जीवन तो बहुत बहुमूल्य है, उनके पता नहीं कितने सारे बीमा चल रहे होंगे। तो इसीलिए जो मानव जीवन का मूल्य है वो उसकी आर्थिक स्थिति और उसकी सिचुएशन और उसकी समाज में वैल्यू पर निर्भर करता है। तो यहां पर सी जो विकल्प है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर नियोजन का उद्देश्य नहीं है। यहां पर देखिए बहुत सारे ऐसे बीमा पॉलिसी होती है कि अगर आप कर लेते हैं उन बीमा को तो आपको कर में छूट मिल जाती है। तो यहां पर देखिए सी जो विकल्प है बिल्कुल अलग है। कर चोरी, अगर आप समझते हैं कि कर चोरी के उद्देश्य से बीमा करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। आपको यहां पर कर चोरी कर नियोजन का उद्देश्य नहीं हो सकता। तो यहां पर देखिए सी विकल्प बिल्कुल सही है। ओके, यहां पर देखिए एक नया क्वेश्चन है, निम्नलिखित बीमा योजनाओं में से इनमें बचत का तत्व बहुत कम अथवा कुछ भी नहीं रहता है। अब यहां पर देखिए मियादी योजना में जो बचत का तत्व है बहुत ही कम होता है, यहां पर पूरा का पूरा रिस्क कवर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय बाजारों में विशाखान से जोखिम कैसे कम हो जाता है। तो यहां पर देखिए बी विकल्प बिल्कुल सही है, विभिन्न अस्थि संवर्गों में निधि का निवेश, यह विकल्प बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा धन संचयन उत्पादन है। तो यहां पर देखिए शेयर जो है वो धन संचयन उत्पादन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, जीवन के किस चरण में व्यक्ति पूर्व बचतों को सर्वाधिक महत्व देगा। A7 प्रति के बाद कमाने वाला विद्यार्थी, हाल ही में विवाहित। अब जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, देखिए एक कमाने वाला जो व्यक्ति है वह पहले की बचत को इतना महत्व नहीं देता है, कामता है, खर्च कर देता है। विद्यार्थी है तो वो तो कामता ही नहीं है। हाल ही में विवाहित, अगर शादी अभी हुई है तो खर्चा वैसे ही है। अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है, उसे 6,000 भी पेंशन मिल रही है जो सरकार द्वारा मिलती है। ठीक है, उसको भी बहुत ज्यादा महत्व देता है, लेकिन कमाने वाला व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं देता है। तो आप समझ सकते हैं
सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्ति पूर्व बच्चों को सर्वाधिक महत्व देता है। रिटायर्ड के बाद यानी जो बुढ़ापा जाता है तब। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निवेश समय सीमा और प्रतिफल के बीच क्या संबंध है दोस्तों? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बड़ी निवेश समय सीमा अधिक प्रतिफल होता है। जैसे मान लीजिए आपने बड़ा निवेश करना है, ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा समय उसके लिए देना होता है, तब आपको ज्यादा प्रतिफल मिलता है। तो यहां पर देखिए, बड़ी निवेश समय सीमा अधिक प्रतिफल यानी बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है निम्न में से कौन सी आकस्मिकता उत्पादों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है? तो यहां पर देखिए, आकस्मिकता यानी इमरजेंसी उत्पादों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसने बीमा कराया है, तो यहां पर देखिए एक्सीडेंट हो गया है तो यानी आकस्मिकता कोई दुर्घटना हो गई है, तो यहां पर जीवन बीमा उसके लिए कम आएगा, उसे पैसे मिलेंगे, उपचार के लिए भी पैसे मिलेंगे। तो जीवन बीमा जो है वो आकस्मिकता उत्पादों के तहत वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, यहां पर बी विकल्प बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पॉलिसी जारी करते समय कुछ नियम और शर्तों को अगर बदला जाता है, उनको संशोधित किया जाता है, तो वह किसके मध्य से किया जाता है? तो वह प्रस्तांकन के मध्य से किया जाता है। एक स्टैम्प पेपर होता है, उस पर नियम और शर्तें बादल दी जाती हैं। ठीक है, तो पारस ढंकन कर के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है। ओके, तो बी विकल्प बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अमूर्त उत्पाद है? मूर्ति और अमूर्त को समझ लीजिए। मूर्ति का मतलब होता है कि जो दिखाई देता है, जैसे मुझे घर दिखाई दे रहा है, मेरी गाड़ी दिखाई दे रही है, ठीक है, मुझे मेरी मोटरसाइकिल बाइक दिखाई दे रही है, तो वह मूर्ति संपत्ति होती है। और अमूर्त संपत्ति होती है, जैसे जीवन बीमा जो है वो एक अमूर्त संपत्ति है, अमूर्त उत्पाद है, ठीक है, वो दिखाई नहीं देता है। तो यहां पर सी विकल्प बिल्कुल सही है, जीवन बीमा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आजीवन बीमा प्रीमियम। भुगतान टर्म बीमा के प्रीमियम में भुगतान की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, बहुत अधिक होता है। अब आजीवन बीमा का प्रीमियम भुगतान जो है वो वह बीमा प्रीमियम के भुगतान की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि उसमें रिस्क कवर भी होता है। एक्सीडेंट हो जाता है तो बीमा कंपनी रिस्क कवर भी देती है, और एक्सीडेंट हो जाता है तो जो पैसे बनते हैं वह भी देती है। तो आपको जो आजीवन बीमा प्रीमियम होता है उसकी तुलना में आपको भुगतान भी अधिक करना होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अपने जीवन बीमा के लिए। आपने प्रीमियम का भुगतान जितना डैश मृत्यु की स्थिति में लाभार्थी को क्षतिपूर्ति भुगतान उतना ही डैश होगा। क्या होगा? जैसे मान लीजिए यहां पर आपने प्रीमियम का भुगतान अधिक किया, ठीक है, तो क्षतिपूर्ति का भुगतान भी उतना अधिक होगा। मान लीजिए आपकी पॉलिसी 12,000 रुपए की है, 12,000 में आपका रिस्क कवर 10 लाख रुपए है। अगर आप उसे 12,000 को बढ़कर आप 24,000 रुपए कर देते हैं, प्रीमियम तो आपका रिस्क कवर 20 लाख हो जाता है। तो इसी प्रकार से जितना आप प्रीमियम का भुगतान अधिक करेंगे, उतना आपको क्षतिपूर्ति भुगतान अधिक मिलेगा। तो यहां पर देखिए, ए विकल्प बिल्कुल सही है। इसके बाद यहां पर क्वेश्चन है बंधक मुक्ति बीमा के पीछे क्या उद्देश्य है दोस्तों? अब बंधक मुक्ति बीमा क्या होता है? मान लीजिए आपने कोई आवास पर या जमीन पर लोन लिया है, ठीक है, उसकी सुरक्षा के लिए आप एक बीमा करते हैं जिसका नाम होता है बंधक मुक्ति बीमा। तो यहां पर बी विकल्प बिल्कुल सही है। आवास रेंट लेने के लिए जो सुरक्षा प्रदान करता है वह बंधक मुक्ति बीमा होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधक मुक्ति बीमा बंधक एमआरआई को डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो यहां पर घटती टर्म जीवन बीमा के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है बंधक मुक्ति बीमा को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटती मियादी बीमा प्रीमियम को भुगतान समय के साथ स्थिर रहता है। ठीक है, रिस्क कवर घटता जाता है, लेकिन प्रीमियम का भुगतान आपको उतना ही करना होता है जितना दिया गया है। ठीक है, तो स्थिर राहत है, सी विकल्प बिल्कुल यहां पर सही है दोस्तों। अब यहां पर एक और क्वेश्चन है, घटती मियादी बीमा के संबंध में नीचे दया दिया गया, कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत कौन सा है यहां पर? देखिए, बी विकल्प जो है बिल्कुल गलत है। प्रीमियम राशि कवरेज की अवधि के साथ कम हो जाता है। देखिए, प्रीमियम की राशि जो है वो उतनी ही रहती है। ठीक है, ये जो कथन है बिल्कुल गलत है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सुरेश किसी संपत्ति को गिरवी रखता है और चाहता है कि अपनी रक्षा के लिए एक योजना बनाए जो उसकी आवश्यकता के अनुसार अधिक संभावना होगी। कहने का मतलब है कि सुरेश किसी संपत्ति को गिरवी रखता है, ठीक है, और वो जो संपत्ति है वो कुर्क ना हो जाए, यानी वो रीढ़ में ही ना चली जाए। उसके लिए कौन सा बीमा करना चाहिए? तो यहां पर देखिए, बंधक मोचन योजना के तहत बीमा अगर करा लेता है, सुरेश उसके रीढ़ की भी रक्षा हो जाएगी और ग्रेवी की रक्षा भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर बी विकल्प बिल्कुल सही है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य आदमी बीमा के तहत बीमित राशि आमतौर पर किससे जुड़ी होती है? तो इसका जो विकल्प है सी बिल्कुल सही है। व्यापार हानि की भरपाई मुख्य आदमी बीमा के तहत आमतौर पर जुड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी की बिक्री में सुरेश का योगदान 20% है। ठीक है, वह अपने कम को जारी रखना में असमर्थ है। उसकी विकलांगता के बाद कौन सी पॉलिसी नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी की मदद करेगी? तो यहां पर बहुत सारे प्लेन दिए गए हैं। तो इसमें जो सबसे बेस्ट प्लेन है प्रमुख व्यक्ति बीमा जो है, वो अगर व्यक्ति कम करते करते अगर विकलांग भी हो जाता है, तो प्रमुख व्यक्ति बीमा जो है वो उसकी भरपाई कंपनी की तरफ से करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी के तहत बीमा धन आमतौर पर इनमें ने किससे जुड़ी होती है? दोस्तों, जो प्रमुख व्यक्ति बीमा होता है वह व्यवसाय का जो लाभ होता है उसके अंतर्गत प्रमुख व्यक्ति बीमा किया जाता है। ठीक है, तो जो व्यवसाय है उसकी लाभप्रदायकता के अनुसार ही प्रमुख व्यक्तियों बीमा पॉलिसी की जाती है। तो विकल्प बी बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक म्यादी पॉलिसी खरीदने की सबसे अच्छी सलाह दी जाती है? यहां पर देखिए, सी विकल्प बिल्कुल सही है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे बीमा की जरूरत है लेकिन बजट कम है। अगर बजट कम है लेकिन बीमा की उसे जरूरत है तो म्यादी पॉलिसी खरीद सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, यूनिवर्सल जीवन बीमा पॉलिसी पहले बार कहां शुरू की गई थी? तो यह जो यूनिवर्सल जीवन बीमा पॉलिसी है ना, वो अमेरिका में सबसे पहले शुरू की गई थी। तो ए विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा विकल्प एमडब्ल्यूपी अधिनियम के मामलों के संदर्भ में सही है? तो यहां पर देखिए, कथन एक मृत्यु दावे का निपटारा नमितियों के पक्ष में किया जाता है। दूसरा, मृत्यु दावा का निपटारा न्यायीसी के पक्ष में किया जाता है। तो यहां पर देखिए, विकल्प बी बिल्कुल सही है। मृत्यु दावों का निपटाना न्यायाधीशों के पक्ष में किया जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पॉलिसी एमडब्ल्यूपी अधिनियम के तहत ली गई है। ठीक है, अगर पॉलिसी धारक पॉलिसी के तहत लाभों को प्राप्त करने के लिए एक विशेष न्यायाधीश नियुक्त नहीं करता है, तो पॉलिसी के तहत प्राप्त राशि को कहां दे दिया जाएगा? ठीक है, तो परिजनों को दे दिया जाएगा, राज्य के सरकारी न्यायाधीश में दे दिया जाएगा, बीमा कंपनी को या बीमा धारक को। तो सबसे पहले आप प्रश्न को समझिए। जैसे मान लीजिए कोई रमेश नाम के व्यक्ति है, ठीक है, उसने एक बीमा कराया है। अगर बाई चांस या भगवान ना करें उसके साथ दुर्घटना हो जाए और वो मर जाए, तो जो पॉलिसी है, अगर उसने कोई भी नॉमिनी नहीं बनाया है, नॉमिनी यानी उसकी मृत्यु के बाद जो क्लेम है वो किसे दिया जाएगा? उसने नियुक्ति नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो कंपनी क्लेम देगी तो वो किस देगी? परिजनों को देगी, या सरकार के सरकारी न्यायशी बीमा कंपनी को देगी, या बीमा धारक को देगी? तो यहां पर देखिए, बी विकल्प बिल्कुल सही है। राज्य के सरकारी न्यायशी को जो धनराशि है वह दे दी जाएगी। ठीक है, परिजनों को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी क्योंकि वो नॉमिनी नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, महेश ने उधार की पूंजी से एक व्यवसाय शुरू किया। अब उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। अब ऐसे में जो लेनदार है उसकी संपत्ति को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप यह बताएं कि कौन सी संपत्ति जो है वो लेनदारों को नहीं मिलेगी। पहले महेश के नाम की संपत्ति महेश के बैंक खाता एमडब्ल्यूपी अधिनियम के तहत धारा 6 के तहत खरीदी गई। म्यादी जीवन बीमा पॉलिसी या महेश के स्वामित्व वाले म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों, जो महेश है, अगर उन्होंने कोई कंपनी बनाई है और लोगों से कर्ज लिया है, तो जो लोग हैं वो कोर्ट में दवा कर सकते हैं कि जितनी भी संपत्ति है उसमें से हमें अपना जो पैसा है वो वापस कराया जाए। तो जो कोर्ट है वो आदेश दे सकती है कि महेश की जितनी भी संपत्ति है, बैंक खाता है या म्यूचुअल फंड है, उनमें से सभी संपत्ति है वो बांट दी जाए लेनदारों में। ठीक है,
लेकिन MWP अधिनियम के तहत मियादी जीवन बीमा पॉलिसी की जो धनराशि है वो किसी भी लेनदार को नहीं दी जाएगी। वो केवल नॉमिनी को दी जाएगी और महेश को दी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए, सी विकल्प बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा MWP अधिनियम के मामलों के संदर्भ में सही है? पहले, परिपक्वता दावों के चेक पॉलिसी धारकों को भुगतान की जाते हैं। दूसरा, परिपक्वता दावों के चेक न्यायाधीशों के भुगतान किया जाते हैं। तो पहले दोस्तों, प्रश्न को आप समझिए। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि किसी व्यक्ति ने एक बीमा पॉलिसी कराई। ठीक है, एक 10 लाख की पॉलिसी कराई है और 10 साल के लिए उसने प्रीमियम जमा किया है। अब प्रीमियम जमा किया है, 10 साल के बाद 10 लाख की उसे मतलब एक सेटल अमाउंट मिलने वाली है। अब ऐसे में अगर उस व्यक्ति ने कोई नॉमिनी असाइन किया है, कोई उसने न्यायी नियुक्त किया है, न्यासी कोई भी हो सकता है, उसका बेटा हो सकता है, उसकी बहू हो सकती है, उसकी बेटी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, यानी नॉमिनी कोई भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो पैसा है वो केवल और केवल नॉमिनी को दिया जाता है। ठीक है, किसी और को वह पॉलिसी नहीं भुगतान की जाती है। तो यहां पर देखिए, बी विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इनमें से मानक आयु प्रमाण का कौन सा उदाहरण नहीं है? देखिए, आयु जो है वो पासपोर्ट पर नहीं होती है। तो देखिए, पासपोर्ट जो है वो आयु का प्रमाण पत्र नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आयु प्रमाण पत्र दस्तावेजों में उसे विकल्प की पहचान करें जिससे बीमा कंपनी द्वारा गैर मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए क्या है कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि नीचे जितने भी डॉक्यूमेंट है ना, उनमें से एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बीमा करते वक्त स्वीकार नहीं है। तो देखिए, राशन कार्ड जो है ना, वो बीमा में आयु प्रमाण का दस्तावेज नहीं है। ठीक है, तो राशन कार्ड बिल्कुल सही है, सी विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वेद पत्रिका प्रमाण नहीं है? और तो यहां पर देखिए 4 विकल्प हैं। 4 में से यहां पर देखिए, पहले है पैन कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस। तो दोस्तों, जो पता होता है वो पान कार्ड पर नहीं होता है और बाकी सब पर होता है। तो यहां पर देखिए, पैन कार्ड जो है वो वेद पते का प्रमाण पत्र नहीं है, यानी ए विकल्प बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस नैतिक खतरे के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता? पहल, बीमा खरीद के अर्थात जोखिमपूर्ण व्यवहार बांट जाना ठीक है। पहले आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। मान लीजिए आपने कोई बीमा कराया है, ठीक है, और आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं। रोड पर पहले तो आप बहुत ही सावधानी चलते थे और बीमा जैसी आपने कर लिया, फिर तो आप बहुत ही रेस करते हैं, मतलब मटका मटका के बाइक चलते हैं। तो कंपनी ये नहीं बोल शक्ति कि भाई आप तो मटका मटका के बाइक चला रहे थे या आप तो ओवररेसिंग कर रहे थे, इसलिए हम आपका क्लेम रिजेक्ट करते हैं। तो इसके लिए कंपनी जो है जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। विकल्प ए जो है बिल्कुल सही है। बीमा खरीद के बाद नैतिक जोखिमपूर्ण व्यवहार अगर बांट जाता है तो इसके लिए बीमा कंपनी क्लेम रिजेक्ट नहीं कर शक्ति जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्ताव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले आवेदन दस्तावेज आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब प्रस्ताव अगर कोई बनाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रस्ताव पत्र कहा जाता है, आवेदन पत्र थोड़ी कहा जाता है, ना ही पंजीकरण फॉर्म कहा जाता है, और ना तो हम सदस्यता ले रहे हैं। हम तो एक प्रस्ताव रख रहे हैं। इसके लिए हमें प्रस्ताव पत्र की आवश्यकता होती है, यानी उसे आवेदन की दस्तावेज को हम प्रस्ताव पत्र कहते हैं। तो बी विकल्प बिल्कुल सही है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा विकल्प बीमा कंपनी और बीमाधारक के बीच हुए अनुबंध का साक्ष्य है? पहले, प्रस्ताव पत्र, बीमा पॉलिसी दस्तावेज और विवरण पुस्तक या दावा पात्र। ठीक है, पहले आप यह देखिए दस्तावेज किसका मांग रहे हैं? बीमा का बीमा धारक के लिए। ठीक है, भीम कंपनी और बीमा धारक के बीच कौन सा दस्तावेज जरूरी होता है? बीमा पॉलिसी दस्तावेज। ठीक है, बीमा पॉलिसी दस्तावेज जरूरी होता है। और जो भी दस्तावेज होते हैं, जो पॉलिसी आप करते हैं, उनकी जो रिसीविंग होती है वह बीमा पॉलिसी दस्तावेज कहलाते हैं। तो बी विकल्प बिल्कुल सही है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्रीमियम राशिद यानी FBR क्या दर्शाती है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ठीक है दोस्तों, जब आपने कोई प्रीमियम लिया या पॉलिसी कराई
तो आपको जो पहले जो स्लिप मिलती है, पेमेंट अगर आप जमा करते हैं, प्रीमियम में आप जमा करते हैं, तो ये रिसीविंग मिलती है। वह इस वक्त का साक्ष्य है कि आपकी जो पॉलिसी है वो शुरू हो गई है। ठीक है? तो यानी बी विकल्प बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी लॉन्ड्रिंग डैश धन को अर्थव्यवस्था में लाने की एक प्रक्रिया है, जिसमें डैश इसके मूल को छुपाया जाता है, ताकि यह कानूनी तौर पर हासिल किया गया प्रतीत हो सके। ठीक है, पहले प्रश्न को समझते हैं। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है कि जैसे कोई काला धन है जिस पर टैक्स ना देना पड़े, या विदेश से आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, विदेश भेजते हैं, कोई पैसा तो वो क्या होता है? अवैध होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? एक अवैध धन है, और यह है अवैध तरीके से लगाया जाता है। तो यहां पर देखिए बी विकल्प बिल्कुल सही है। अवैध, अवैध। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग अवैध है, गैर कानूनी है, और इसे छुपाना भी अवैध है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर पॉलिसी धारक पॉलिसी से संतुष्ट नहीं है, तो वह फ्री लुक अवधि के भीतर यानी पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त करने के डैश के भीतर पॉलिसी वापस लौटा सकता है। तो दोस्तों 15 दिन के अंदर आपको अगर पॉलिसी पसंद नहीं आई है तो आप पॉलिसी वापस लौटा सकते हैं। माना कर सकते हैं कि आप पॉलिसी ये जारी नहीं रख सकते। तो यहां पर देखिए डी विकल्प बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री लोग अवधि के द्वारा पॉलिसी धारक द्वारा वापस लौटाई गई पॉलिसी के संबंध में नीचे दिया गया कथन कौन सा सही है? तो दोस्तों यहां पर देखिए सी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि बीमा कंपनी कर की गई अवधि के लिए आपादिक प्रीमियम, चिकित्सा जांच और स्टैंप चार्ज जो कंपनी ने अपनी तरफ से लगाए हैं उनको कटती है। ठीक है, जो चार्ज है वो कटती है। और अनुपातिक प्रीमियम क्या होता है आप समझ लीजिए। मान लीजिए आपने प्रीमियम कराया, मान लीजिए रमेश ने कोई प्रीमियम कराया और 10 दिन में उसकी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपसे कंपनी है नहीं का शक्ति की हम प्रीमियम नहीं देंगे। ठीक है, हम रिस्क कवर नहीं देंगे, रिस्क कवर कंपनी को देना होगा। तो इसीलिए जो अनुपातिक प्रीमियम है वह कंपनी काट लेती है। ओके, तो यहां पर देखिए सी विकल्प बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक मानक बीमा पॉलिसी दस्तावेज का पहले भाग मानक बनता है? तो यहां पर देखिए पॉलिसी अनुसूची जो है वो मानक बीमा पॉलिसी दस्तावेज का पहले मानक बनती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बीमा पॉलिसी के लिए बीमा अधिनियम 1938 की डैश के तहत नामांकन की अनुमति दी जाती है। तो यहां पर देखिए धारा 39 के अंतर्गत नामांकन की अनुमति बीमा कंपनी के लिए दी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन परिस्थितियों में पॉलिसी धारक को एक नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति करने की आवश्यकता होगी? तो यहां पर देखिए बहुत सारे विकल्प हैं। पहले बीमा धारक नाबालिग होने पर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, पॉलिसी धारक विवाहित नहीं है दोस्तों। यहां पर देखिए जो नमति है वह एक नाबालिग अगर है तो एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है एक नाबालिग व्यक्ति की पॉलिसी करने के लिए। वह भाई हो सकता है, बहन हो, शक्ति है, पिताजी हो सकते हैं या माताजी हो, शक्ति है। ठीक है, तो बी विकल्प बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नीचे दिया गया कौन सा कथन नवांकन के संबंध में गलत है? तो यहां पर देखिए नमति का संपूर्ण दावे का पूरा अधिकार होता है। यह कथन बिल्कुल गलत है। नमति का संपूर्ण दावे का अधिकार नहीं होता है। कुछ दवा जो है वो संरक्षक हैं, उनका भी रहता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिसी के अंतर्गत गारंटीकृत समर्पण मूल्य प्राप्त करने के लिए कानून के अनुसार कब तक के लिए प्रीमियम भुगतान किया जाना चाहिए? तो पहले प्रश्न को हम समझते हैं। प्रश्न यह कह रहा है कि मान लीजिए आपने कोई 10 लाख की पॉलिसी कराई है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक हमें प्रीमियम का भुगतान बीमा कंपनी करें। तो इसके लिए कम से कम लगातार आपको 3 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना है। तभी जो कंपनी है वह आपका प्रीमियम भुगतान पूरा करेगी। अगर प्रीमियम का भुगतान 3 वर्ष से आप पहले ले लेते हैं, यानी आप पॉलिसी को सरेंडर कर देते हैं, तो आपका जो प्रीमियम है जितना आपने जमा किया है उससे भी कम आपको दिया जाएगा और उसमें जो रिस्क कवर है उसकी धनराशि काट ली जाएगी। ठीक है, तो आपको लगातार 3 वर्षों तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना है। तो यहां पर देखिए बी विकल्प जो है बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पॉलिसी को कब व्यपगत समझा जाना चाहिए दोस्तों? अगर रियायती की अवधि में प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है तो पॉलिसी व्यपगत समझी जाती है।
तो यहां पर देखिए सी विकल्प बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पॉलिश धारक तिथि भुगतान नहीं करता और रियायती अवधि के दौरान मर जाता है तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों? ऐसे में क्या होता है कि एक ग्रेस पीरियड होता है 15 दिन का या 25 दिन का या 12 दिन का 10 दिन का। जो भी बीमा कंपनी है वह एक क्रश पीरियड रखती है। डेथ तिथि से 15 दिन के अंदर आपको यह बीमा का भुगतान प्रीमियम भुगतान करना है। अगर ऐसे में नहीं करते हैं तो जो बीमा कंपनी है जो बकाया प्रीमियम जो है ना उसको घाटा देती है और घटाने के बाद आपका जो दवा है उसको भुगतान करती है। तो यहां पर सी विकल्प बिल्कुल सही है। बीमा कंपनी बकाया प्रीमियम को घटाने के बाद दावे का भुगतान करेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, एक कार दुर्घटना में प्रवीण की मृत्यु हो गई। लाभार्थी मृत्यु दावे के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करता है। नीचे दिया गया कौन सा कथन? दस्तावेज एक अतिरिक्त दस्तावेज है जो स्वाभाविक मौत की तुलना में दुर्घटना मृत्यु के मामले में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तो दोस्तों, जब कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है और उसका अगर बीमा है तो ऐसे में जो बीमा कंपनी है उसके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं वह तहकीकात करते हैं कि वास्तव में ही दुर्घटना हुई है या जानबूझकर दुर्घटना कराई गई है। तो ऐसे में एक तहकीकात रिपोर्ट बनाई जाती है उनके द्वारा और इसी के बेस पर बीमा प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। तो यहां पर डी विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कौन से व्यक्ति दावे को एक शीघ्र मृत्यु दवा माना जाएगा? तो यहां पर देखिए, ये अगर पॉलिसी की अवधि 3 वर्षों के भीतर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो इसे शीघ्र मृत्यु दवा माना जाएगा। तो इसका जो विकल्प है ए बिल्कुल सही है। अगर बीमा पॉलिसी अवधि के अंदर 3 वर्षों के अंदर बीमा धारा की मृत्यु हो जाती है तो इसे शीघ्राति दवा माना जाता है। हिप्पोक्रेट्स के अनुसार बीमारी का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, स्वच्छता व्यक्ति का स्वच्छता, आहार और ऊपर के सभी, जो ऊपर की जो तीनों हैं सभी से बीमारी होती है। तो ऊपर के सभी डी विकल्प यानी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजीएचएस कब शुरू किया गया था? सीजीएचएस 1954 में शुरू किया गया था। बी विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है, पहचाने। नीचे दिया गया कथन स्वास्थ्य बीमा का संबंध रुग्णता से है दोस्तों। ए विकल्प बिल्कुल सही है, स्वास्थ्य बीमा का संबंध रुग्णता से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य बीमा में अस्पतालों के संबंध में पीपीएन का सही पूर्ण रूप से पहचाने, पीपीएन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, पीपीएन को कहते हैं प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क। ओके, तो यहां पर बी विकल्प बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, राजीव महतो द्वारा प्रस्तुत एक स्वस्थ बीमा दावे की जांच के दौरान बीमा कंपनी को पता चला कि राजीव महतो के बजाय उसके भाई राजेश महतो को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजीव महतो की पॉलिसी एक फैमिली फ्लोटर योजना नहीं है, यह डैश धोखाधड़ी का एक उदाहरण है। तो यह मतलब यह जो धोखाधड़ी है उसे क्या कहा जाएगा? यह जो धोखाधड़ी है उसे प्रतिरूपण कहा जाएगा। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा कोड बीमारी का इलाज करने की प्रक्रियाओं को दर्शाता है? आप यहां पर देख सकते हैं सीपीडी जो कोड होता है वो बीमारी का इलाज करने की प्रक्रियाओं को दर्शाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआरडीए नियमों के अनुसार जांच के तहत बीमा पॉलिसी दावे का किया जाएगा कितने दोनों के भीतर? तो आप यहां पर देख सकते हैं 6 महीने के भीतर जो दवा है उसका भुगतान किया जाना अनिवार्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य बीमा योजना के तहत एक कर्मचारी अपने वेतन का कितना प्रतिशत योगदान देता है? तो सी विकल्प बिल्कुल सही है, 1.75% बीमा का योगदान देता है एक राज्य कर्मचारी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रदर्शन में मृत्यु के नजदीकी कारण का पता लगाए। घोड़े से गिरने के कारण अजय की पीठ टूट गई और जल में पड़े रहने के कारण उसे निमोनिया हो गया और उसे भारतीय कराया गया तो उसकी निमोनिया के कारण मृत्यु हो गई। तो इसमें नजदीकी कारण कौन सा है? देखिए, सबसे पहले जो अजय है वह घोड़े से गिरा, उसके बाद पीठ टूटी, फिर निमोनिया हुआ, तो सबसे पहले घोड़े से गिरा है। तो सबसे पहले करण जो है नजदीक करण वो घोड़ा से गिरना है। ठीक है, तो सी विकल्प बिल्कुल सही है। और दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री पोद्दार ने अग्नि से रक्षा के लिए अपने घर में वायरिंग लगवाई। ठीक है, तो यह जोखिम है वह किसके तहत वर्गीकृत किया जाएगा? तो यहां पर आप देख सकते हैं जो कि मैं आनाकान, जो कि मस्तराम जोखिम प्रतिधारण जोखिम में कटौती,
तो दोस्तों, क्योंकि पोद्दार ने अपने घर में कोई शॉर्टकट ना हो जाए तो इसीलिए वायरिंग करवाई है। तो यहां पर देखिए जोखिम में कटौती उन्होंने की है, यानी जोखिम कम हुआ है, यानी कटौती की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री सुरेश ने 20 वर्षों के लिए एक बीमा पॉलिसी ली है। वह बीमा पॉलिसी 20 वर्षों के बाद परिपक्व हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसे प्रीमियम मिलेगा। तो उसने किस योजना के लिए आवेदन किया है, यानी किस बीमा योजना के लिए आवेदन किया है? ठीक है, तो 20 वर्षों के लिए उन्होंने बीमा पॉलिसी ली है। तो यहां पर देखिए बंदोबस्ती योजना के तहत बीमा जो प्लान है वो लिया है। तो सी विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 साल के कपिल हेल्थ कवर लेना चाहते हैं। लंबी प्रक्रिया, चिकित्सा प्रतीक्षा, अवधि और प्रशंसक में देरी के बिना वह हेल्थ कवर लेना चाहते हैं। तो कौन सा उनके लिए उपयुक्त रहेगा बीमा पॉलिसी? तो यहां पर देखिए सामूहिक विमान, गैर चिकित्सा, अंडरराइटिंग, संख्यात्मक रेटिंग, विधि मेडिकल अंडरराइटिंग। तो यहां पर देखिए वो लंबी प्रक्रिया या चिकित्सा या प्रतीक्षा विधि के बिना वो लेना चाहते हैं। तो यहां पर देखिए गैर चिकित्सा अंडरराइटिंग के तहत वो बीमा ले सकते हैं। तो बी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ने मियादी बीमा पॉलिसी के लिए आवेदन किया है। उसकी अनुमानित मृत्यु दर मानक जीवनों की तुलना में काफी कम है और इसीलिए कम प्रीमियम लिया जा सकता है। जोखिम वर्गीकरण के अंतर्गत संतोष को डैश के तहत परिकृत किया जाएगा, तो किसके लिए वर्गीकृत किया जाएगा? देखिए जो संतोष है उन्होंने मियादी बीमा पॉलिसी ली है, तो इसीलिए वरीयता प्राप्त जोखिम यह माना जाएगा और इसके तहत यह वर्गीकृत किया जाएगा। तो यहां पर बी विकल्प बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश ने गंभीर बीमारी राइडर के तहत एक जीवन जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी है। उसने करण के पक्ष में पॉलिसी का पूर्ण समनुदेशन किया है। महेश को दिल का दौरा पड़ता है और गंभीर बीमारी राइटर के तहत 50,000 का एक दवा उत्पन्न होता है। इस मामले में भुगतान किसे किया जाएगा, महेश को, करण को? तो यहां पर देखिए करण के पक्ष में 50,000 का एक दवा उत्पन्न होता है, तो भुगतान उन्हें किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए यहां पर शीतल 30 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसकी अप्रत्याशित वृद्ध और मानक जीवन की तुलना में काफी कम है। शीतल को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा? देखिए वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और मृत्यु दर उनकी कम है, तो इसीलिए जो बीमा पॉलिसी है इसे पसंदीदा जोखिम कहती है क्योंकि इसमें बहुत ही कम चांस है कि क्लेम बने। तो यहां पर देखिए बी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, पसंदीदा जोखिम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए विक्रम ने बीमा पॉलिसी के लिए आवेदन किया। उसकी अप्रत्याशित मृत्यु दर सामान्य से अधिक है। जोखिम का वर्गीकरण डैश के तहत किया जाएगा। तो यहां पर देखिए यहां पर अप्रत्याशित सामान्य से अधिक है, तो यहां पर उपमानक जीवन के तहत यहां पर वर्गीकृत किया जाएगा जोखिम। तो यहां पर कुछ और यहां पर सूचनाओं दी गई है जिनकी फुल फॉर्म आप यहां पर देख सकते हैं। IRDAI की फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। दूसरा है TPA का फुल फॉर्म होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, हिंदी में तृतीय पक्ष व्यवस्थापक। तीसरा है PPN प्रीपेड प्रोवाइडर नेटवर्क, तो इसका हिंदी में भी आप देख सकते हैं प्रीपेड प्रोवाइडर नेटवर्क RTI, आप यहां पर देख सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, इंश्योरेंस बंधक मुक्ति बीमा, ठीक है। और नेक्स्ट है वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम, ऐसे ही कुछ। और यहां पर आप देख सकते हैं ESIC की फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कौन कौन से ऐसे निर्णय हैं जो कि 15 दिन में, 10 दिन में या 60 दिन में निपटाए जाते हैं, तो उनकी अवधि यहां पर लिखी हुई है। देखिए प्रस्ताव पत्र का निर्णय 15 दिन के अंदर होना ही होना है। अतिरिक्त दस्तावेज की मांग 10 दिन के अंदर। मुफ्त देखो अब दी यानी फ्री लुक पीरियड 15 दिन का होता है। बीमा लोकपाल का निर्णय पूरा करने का समय जो होता है वो है 15 दिन। रेनवाल प्रीमियम का भुगतान का अनुग्रह अवधि 30 दिन होती है और मृत्यु दवा का भुगतान 30 दिन का होता है। अस्पतालकरण का पूर्व 30 दिन, अस्पतालीकरण के बाद 60 दिन बीमा लोकपाल का निर्णय। 90 दिन की मृत्यु दर का दवा के है। यह जांच का समय 180 दिन या 6 महीने। शीघ्राव मृत्यु दर का दवा 3 ईयर के अंदर होना है।
मृत्यु दवा भुगतान के देर होने पर ब्याज 2% का बांस मिलता है। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह पसंद आया होगा, तो आप इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करें। अगर आप इतने ही प्रश्न को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे नंबर के साथ पास हो जाएंगे दोस्तों। अगर आपको यह पसंद आया, तो अपने दोस्तों को भेजें, शेयर करें वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।